Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 12 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। आज का न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो छोटी सी न्यूज़ आ रही है वो ये कि 5 आर्मी के जवान और 2 मिलिट्रियन यहाँ पर मारे गए हैं गन फाइट के अंदर, जो कि जेएनके के जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहाँ पर एक हमारा गांव है। उस गांव के अंदर क्या हुआ था कि हमें ऐसी खबर मिली कि हो सकता है जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उसमें एंट्री कर सकते हैं। ऐसी खबर मिलते ही जैसे मिलिट्री वाले वहाँ पर गए तो वहाँ पर गन फायरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें हमारे जो है टोटल 7 जवान जो है वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है इंडिया चाइना कमांडर टास्क टॉक्स एंड इम्पासेस। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि अभी हमारे यहाँ पर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है और पिछले एक साल के अंदर ये 13वीं मीटिंग थी, जिसमें चाइना के चीफ कमांडर और इंडिया के चीफ कमांडर आपस में बैठ के बातचीत करते हैं ताकि पीस इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके, वो भी एलओसी के ऊपर। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया ने उनको कई सारे सुझाव दिए, कई सारे सजेशंस दिए, जिनके बाद क्या हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट चला है बॉर्डर को लेकर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से कोई भी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसका मतलब उस टॉक की कोई फायदा नहीं हुआ जो हमने टॉक यहाँ पर की थी। लेकिन ये कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करें, एक डेडलॉक करें। डेडलॉक का मतलब एक तरह से आप ये से समझो कि जो दोनों की आर्मीज हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे पीछे पीछे हो जाएंगी, मतलब वो बिल्कुल बॉर्डर पे ना खड़े होकर पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब ऑलरेडी की पीस एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो गया है। इसका थर्ड आर्टिकल यहाँ पर आता है इंडस्ट्री सी क्लैरिटी ऑन स्पेस पॉलिसी। दोस्तों कल पता ही हो आपकी नरेंद्र मोदी सर ने क्या किया था, अपने पास एक नई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया। जैसे इसरो थी ना, वैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन, चलो मैं आपको इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, बट आज भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। तो इसमें आपका पॉइंट आएगा, एक मिनट दोस्तों, ये रहा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। दोस्तों याद होगा कल जो है यानी 11 अक्टूबर को यहाँ पर इनैगोरेशन किया गया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटली लॉन्च किया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन को। अगर हम बात करें तो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ISPA बोलते हैं। आपको नहीं सर ये तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ISA बोलना चाहिए। क्या है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक आर्टिकल है, तो उसके चलते यहाँ पर दोनों नाम सेम ना हो, इसलिए हमने पी नाम को यहाँ पर बीच में रख दिया, लेकिन पी का यहाँ कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन बनाया बेसिकली ये किस लिए बनाया है, ये ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड है। अच्छा, ट्रिपल पी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने अपनी चीज़ों को, उसने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्राइवेट कंपनी की स्ट्रैटेजी के साथ मिला के स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इसलिए इस एसोसिएशन का यहाँ पर सेटअप किया। आप कह सकते हो स्पेस के अंदर ये पहली ऐसी कंपनी भारत की होगी जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर यहाँ पर बनाएगी, जिसके अंदर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप का नेल्को है, जो कि ऑलरेडी उसकी कई सारी सैटेलाइट्स ऊपर चलती है। भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल का पूरा वेब कनेक्शन चलता है यहाँ पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो हो गया, वन बैब ये भारतीय एयरटेल की ही कंपनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडियन स्पेस एसोसिएशन का क्या है, सेटअप किया है। अब बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन ये था आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों जैसा जानते हैं कि कई सारी कंट्रीज ऐसी जिनके खुद के स्पेस एसोसिएशन नहीं, जो दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा अपने वैसे हमारे पास ऑलरेडी अपनी स्पेस कंपनी थी जिसका नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी थी जिन पर हमारी डिपेंडेंसी दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर होती थी, जो हम नहीं चाहते थे कि अब हो, क्योंकि 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर हम सीख चुके थे कि आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पर बनाई, जिसके लिए हम दूसरे लोगों पर डिपेंड ना होकर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी क्या करती है, 500 से ज़्यादा जो सप्लायर्स हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, मिलकर भाग कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 100% जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से हमारा जो शेयर है वो 2% का शेयर है। ये 2019 का डेटा बता रहा हूँ। और अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म में डिसाइड करूँ तो 2019 में इसकी कैलकुलेशन की थी तो लगभग $7 बिलियन का जो हमारी इसरो है ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर। तो यानी अपने आप में ये बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये पूरी बात यहाँ पर बोली गई, ठीक है। इसके बाद हम पेज नंबर 1 में और आगे चलें तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, इसमें नीचे देखो ये एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो इसको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ ये आ रही है कि देश के मेंटोर, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर क्या है कि देशभक्ति प्रोग्राम चलाया गया है और जो बच्चे हैं ना इनको देश के मेंटोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कल को आगे चल के यही लोग देश चलाएंगे। तो यहाँ पर जो केजरीवाल जी उन्होंने ये बोला कि कल को स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनके पास अपनी खुद की चॉइस होगी कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सके। और वैसे भी जानता है न्यू एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9th क्लास के बाद से आपको कोई स्ट्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हाइब्रिड सिस्टम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यानी कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स किसी के भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर हम बच्चों को और भी ज़्यादा छूट देंगे कि वो अपने पास हो सके तो वो अलग अलग क्लासेस को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो जब होगा तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और अगर हम आगे चले तो पेज नंबर 3 में यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट बिगिंस स्प्रेइंग बायो डिकम्पोजर इन फार्मलैंड। दोस्तों इस बात से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। पता है क्यों खुशी है? खुशी इस बात की है कि जैसे क्या होता है ना कि जो हरियाणा है और जो दिल्ली है ये बॉर्डर इलाके हैं बिल्कुल। तो हरियाणा में जब भी पराली जलाई जाती है ना दोस्तों, मैं तो पिछले 5 सालों से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, तो दिवाली से पहले नहीं, इन्हीं दिनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो दिन चल रहा है ना अभी अक्टूबर की 10 तारीख की बात के, यहाँ पर क्या होता है हमारे यहाँ स्मोक छा जाती है, बहुत ज़्यादा धुआं छा जाता है, जिससे आंखों में इचिंग होने लगती है, ब्रीथनेस प्रॉब्लम आने लगती है, खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि जब वो पराली जलाई जाती है तो अल्टीमेटली जो वो पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है वो कहाँ जाएगा? नेबरिंग स्टेट्स के पास जाएगा। तो नेबरिंग स्टेट में हम भी आते थे दिल्ली के लोग, तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दिल्ली वालों को फेस करनी पड़ती थी, जिसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा चिंता व्यक्त करती थी। इवन सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पेटिशंस भी डाली गई हैं कि हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए जिससे पराली को यहाँ डिकम्पोज किया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया है। यहाँ पर क्या किया गया, एक ऐसा कैप्सूल बनाया गया जिस कैप्सूल को पानी में डालने के बाद वो एक ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा जिसको अगर आप खेतों पे छिड़काव करते हो तो जितनी भी आपकी पराली है वो बायोडिकम्पोज अपने आप हो जाएगी 20 दिन के अंदर। चलो मैंने इसके लिए ना नोट्स बनाए तो मैं आपको नोट्स में से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा देता हूँ। चलिए ये आपका नोट्स आएगा यहाँ पर, 1 मिनट। नोट्स ग्रीन ट्रिब्यूनल राइट टू, ये शायद नोट्स मुझसे बनाना रह गया दोस्तों, इसका मैंने नोट्स बनाया था यहाँ पर। तो चलो मैं आपको यहाँ पर पूरी चीज़ बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे को ये बोला है कि हम बायोडिकम्पोजर को स्प्रे करेंगे जितने भी फार्मर्स के जितने भी लैंड्स हैं ना उस पर करेंगे, जिससे कि उनको पराली की जो है वो दिक्कत ना आए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये सब बनाया किसने? ये पूसा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बनाया। एक टेक्नोलॉजी नहीं कहना चाहिए बल्कि एक ऐसा कैप्सूल कहना चाहिए जो आपकी जो क्रॉप है, क्रॉप की जो पराली जिसे बोलते हैं उसको बायोडिकम्पोज कर देगा नेचुरल तरीके से, और इसमें कोई खास आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई यहाँ पर पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगभग 20 दिन के अंदर ये बायोडिकम्पोज अपने आप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है, ये सारा आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें ज़्यादा दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर गोदावरी रिवर की बात की गई। गोदावरी रिवर बोर्ड मीट टू कलेक्ट इन्फो ऑन प्रोजेक्ट्स। जैसे गोदावरी रिवर जो है ना इसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इस पर ना कई सारे प्रोजेक्ट्स होने हैं, चाहे वो आपके लोग एक टनल बनाने के लिए हो या उसके ऊपर ब्रिजेस बनाने के लिए हो ताकि कनेक्टिविटी को यहाँ पर जोड़ा जा सके। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है गोदावरी का, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना गोदावरी रिवर के ऊपर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर किए जाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि गोदावरी रिवर बेसिकली है क्या। ये आपके जीएस पेपर नंबर 1 वाटर रिसोर्सेज जो कि जियोग्राफी में पॉइंट आता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम बात करें तो गोदावरी रिवर जो है वो एक बहुत ही लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ठीक है, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। अब इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये त्रिम भास्कर, 1 मिनट, ये हाँ नासिक, जो महाराष्ट्र के नियर जो नासिक है वहाँ से स्टार्ट होती है। लगभग 1465 किलोमीटर की जो रिवर है वो कवर करती है पूरे एरिया को, जो कि लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। चलो मैं इसको ना आपको मैप के थ्रू बताता हूँ, तो मैप के थ्रू आपको ना ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नासिक, ये त्रिम्भाश्वर है, यहाँ से होती हुई गोदावरी रिवर जाती है और कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और इसकी जो पूरी कुल लंबाई अगर आप देखोगे तो लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर यहाँ पर निकल के आती है। और ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज को कवर करती हुई चलती है, जिसमें आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज में। और बेसिकली क्या होता है गोदावरी के आसपास जो है कई सारे मेले भी लगते हैं, जैसे कुंभ मेला वगैरह यहाँ पर लगती है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें इरीगेशन को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, कई टाइप के प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर चलते रहते हैं। तो ये बात बोली गवर्नमेंट के द्वारा कि आने वाले समय के अंदर गोदावरी जो रिवर है वहाँ पर हमारे कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने वाले, जिससे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचेगा। तो आपको प्रोजेक्ट का तो नहीं, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए कि जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ कहाँ से होती ही निकलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास ये एडिटोरियल सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा एडिटोरियल क्या है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर आप जानते हैं इजराइल की कंपनी ने बनाया था पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसको जो जासूसी करेगा किनकी, लोगों की नहीं बल्कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको, उनकी
उनकी जासूसी करेगा ताकि उनके टेररिज्म को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। अब जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ कहीं हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, इंडियन फिल्म स्टार्स के ऊपर यहाँ पर किया गया, जिनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकाली गई। तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो इजराइल कंपनी ने हमारे लोगों पर यूज़ किया है, तो हम बस एक क्वेश्चन पहले ये पूछना चाह रहे हैं, क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का इंडिया के लोगों पर यूज़ किया है, येस और नो। यानी ये आर्टिकल सिर्फ ये बोलता है कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद हम आप पे जवाबी कार्रवाई करेंगे जो भी करना हो, ठीक है। तो ये कुछ खास आर्टिकल नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी पेगासस के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आता है लिमिट्स टू एकोमोडेशन। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। आप जानते हैं साल में 6 बार करनी होती है, मिनिमम 4 बार, यानी 4 बार मिनिमम करनी होती है, मैक्स टू मैक्स कितनी कर सकते हो, 6 बार आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कर सकते हो। चलो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये आर्टिकल। चलिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके जीएस पेपर 3 इकॉनमी, जो अभी हम इंडियन इकॉनमी रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, ये एक ऐसी कमेटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, जिसके अंदर जो हेड करने वाले पर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। इसमें टोटल 6 लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं आने वाले समय के अंदर महंगाई कितनी होगी, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा, एमएसएफ रेट कितना होगा। ये सारी चीज़ों को डिसाइड करके वो अपनी इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इन्फ्लेशन को हमें किस तरीके से क्या करना है, टैकल करना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनाई गई, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो आरबीआई है, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा क्या करती है, अपने पास कंट्रोल करती है, तो इसके लिए जो भी कार्रवाई वगैरह की जाती है, जो मीटिंग की जाती है, उनको एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर कही जाती है, जो साल में मिनिमम 4 बार करनी होती है, बट मैक्स टू मैक्स आप कितनी कर सकते हो, 6 टाइम कर सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप रीजनेबल प्राइस को स्टेबल कर सको, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सको, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सको, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जो प्राइस है स्टेबिलिटी बनी रहती है, इकोनॉमी में ग्रोथ फास्टर रेट से होती है, और एक्सचेंज रेट जो होता है वो हमारा स्टेबल हो जाता है। तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अभी इन्होंने क्या किया है कि अक्टूबर मंथ में इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, यानी इनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई थी उनके लिए क्या किया गया, एक रिपोर्ट पेपर बनाया था है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ये क्या होता है हमारे अभी रिसेंटली इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो जारी की है। वो कौन से महीने के लिए, अक्टूबर महीने के लिए। दोस्तों अगर मैं आपको उसमें एक बात बताऊं तो अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब जो पहले रेपो रेट चल रहा था पिछले 18 महीने से रेपो रेट 4% ही चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25 चल रही है, बैंक रेट 4.25 चल रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ये रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है जब कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म की बोरिंग्स करनी होती है, तो वो शॉर्ट टर्म की बोरिंग किससे करती है, सेंट्रल बैंक से, तो और सेंट्रल बैंक बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलता है, जो पिछले 18 महीनों से सिर्फ कितना चल रहा है, 4% चल रहा है, यानी इसको आरबीआई हिला ही नहीं रही पिछले काफ़ी समय से। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो अपने पैसे को लैंड कर सकती है किसको, आरबीआई को, और बदले में कुछ इंटरेस्ट वो कमा सकती है, जो कि कितना है 3.35%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है कि वो कॉमर्शियल बैंक जिनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी नहीं है, मतलब इवन उनके पास कोई एसएलआर भी नहीं है, कोई ट्रेजरी बिल वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे में अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना चाहती है तो वो किस पर लोन लेगी, एमएसएफ पे, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल है। इसी वजह से ये बैंक रेट से 0.25 रेट क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, जब कोई कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है किससे, आरबीआई से, तो बदले में जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो मैं आपको बता दूं जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट है अक्टूबर महीने में, उसमें रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, एमएसएफ 4.25% है, और बैंक रेट 4.25% है, यानी जितना पहले था उतना ही सेम चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। इन्होंने प्रोजेक्शन अपनी ये लगाई कि आने वाले समय के अंदर यानी 21-22 के अंदर जो हमारे पास जो ग्रोथ रेट होगी, रियल जीडीपी जिसे बोलते हैं, वो 9.5% होगी, और आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले समय के अंदर इन्फ्लेशन है वो 5.3% रहेगी, जो कभी हमने सोचा था अगस्त के महीने में 5.7%, यानी इन्फ्लेशन को थोड़ा सा यहाँ पर कम करता हुआ दिखाया गया है। बट यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो इन्फ्लेशन होती है वो सही मायनों में कितनी होनी चाहिए। आप याद रखना ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे, 4+1-2, यानी 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, जो कि अभी कितनी बताई जाती थी अगस्त के महीने में 5.7%, लेकिन अब इस इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा सा कम करके 5.3% यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको रेपो रेट वगैरह, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आपको बताई चुका, एमएसएफ वगैरह के बारे में, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर
बोली गई हैं। ठीक है, तो अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली क्या बता रहा था, ये आर्टिकल यही बता रहा था कि जो अभी हमारे पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है उसके अंदर कोई भी अभी चेंजेस यहाँ देखने के लिए नहीं मिले। बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आया कि जो इन्फ्लेशन रेट हमारा जो हमने प्रोजेक्ट किया था 5.7% अगस्त के महीने में, अब वो 5.3 और 5.2% पर सिमट के रह गया है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में हमने ये देखा कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ये डाउनफॉल में चला गया। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि हमारे लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर से कहीं ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है। यानी अगर हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पूजा या पाठ करने के लिए कौन व्यक्ति आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कोविड-19 में जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल ने बिल्कुल दम तोड़ दिया, एकदम से कोलैप्स हो गए। तो अब कहीं ना कहीं हमारा एक फंडामेंटल जो राइट है वो एक बना देना चाहिए, जिसको बोलते हैं राइट टू हेल्थ, कि हर एक इंसान का जो है, जैसे बोलते हैं ना राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, उसी तरह से एक नया फंडामेंटल बनाना चाहिए जिसका नाम होगा राइट टू हेल्थ। यानी हर एक इंसान का अधिकार है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखा सके, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को यहाँ पर ओपन करे ताकि हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। और ये जो हमारे कैलाश सत्र ये जो कैलाश सर है जिन्होंने ये पूरी आर्टिकल को लिखा है, बेसिकली ये ऑलरेडी इनको बहुत सारे प्राइजेस वगैरह मिल चुके हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, और ये पहले कभी प्रोफेसर भी हुआ करते थे। तो उनके द्वारा जो लिखी गई बात है बहुत ही अच्छी मुझे लगी। मैंने इवन इनकी एक ही लाइन पढ़ी, बहुत मज़ेदार थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये आ रहा है कि जैसे आप जानते हैं जो इंडिया में कई सारी अभी लेबोरेटरीज हैं, कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, उनको हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे होता है ना कि आपकी पुरानी चीज़ होती है, आप उसको जितना सिक्योर करके रखते हो उतनी आप अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर दिखा पा रहे हो। आप जानते हैं डायनासोर के टाइम पर हमारे पास कई सारे फॉसिल्स हैं जिनको आज भी हमने प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सीपी राजेंद्रन सर है, इन्होंने ये बोला है कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा ना कि जिस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हो सकता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो हमें इसको कुछ ना कुछ प्रिजर्व करके चलना चाहिए ताकि हम अपनी जो भारत की सभ्यता है या भारत की जो हिस्ट्री है वो आने वाली पीढ़ी को हम उसी तरीके से दिखा पाएं जिस तरीके से हम लोगों ने उसको पाई है। ठीक है, तो ये छोटा आर्टिकल है, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे चलता है टेकिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। अभी क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर क्या बात हो रही है, आपने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने जब से हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल शुरू किया है तब से हर एक न्यूज़पेपर में या कह लो एक दिन छोड़कर क्लाइमेट एक्शन को लेकर हमेशा बात की गई है। यानी आज के दिन में क्लाइमेट हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न हो गया जितना कोविड-19 है। आप देखो न्यूज़पेपर में कोविड-19 नहीं आ रहा, लेकिन हर न्यूज़पेपर में जो क्लाइमेट एक्शन है वो हर दिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट आज के दिन में हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न बन चुका है। क्योंकि क्लाइमेट क्या है ना कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब बेसिकली मैं बात करूँ डेवलप्ड नेशंस की, इन्होंने कार्बन एमिशन इतना दबा के किया है, इतना दबा के किया है जिसके से हमारे एनवायरनमेंट पर इतनी नेगेटिविटी आ गई कि आज के डेट में अगर हम देखें बरसात का कोई टाइम नहीं है, पूरे साल ही बरसात होती रहती है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है, सर्दियाँ बहुत कम ही महीनों के लिए आती हैं। हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल देखने को लिए मिला है जो कभी स्नोफॉल होती थी। तो यानी क्लाइमेट एक्शन की वजह से देख रहे हो कितना नेगेटिव इंपैक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर पड़ रहा है। और अगर यही होता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि यही क्लाइमेट एक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर, कोविड से भी बड़ा डिजास्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस बात को आईपीसीसी रिपोर्ट में भी बताया था, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी उसने साफ साफ ये क्लियर किया था कि 2011 से लेकर 2020 तक में 1.9 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता था वो सडन अब हमारा 1.5 डिग्री से भी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने लगा है। आपको मैं एक बात बता दूँ, इंडिया ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और वो कड़े से कड़े नियम उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। दोस्तों अभी एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 17, 18, 19, चैप्टर नंबर 19 जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरी क्लाइमेट एक्शन को लेकर ही उसमें चर्चा की जाएगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इवन पेरिस एग्रीमेंट हमने किया हुआ है जिसके अंदर मीटिंग अभी COP26 की मीटिंग होने वाली है जो कि 31 अक्टूबर 2021 से लेकर ये 11 नवंबर 2021 तक मीटिंग चलेगी। इसमें कई सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे क्लाइमेट एक्शन को लेकर। अब आपके मन में आ रहा है सर COP26 आपने क्या बोला, ये 26th मीटिंग है जिसको COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी एग्रीमेंट वो होती है ना मीटिंग्स होती है उनको COP बोलते हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। तो 26वीं मीटिंग अभी होने के लिए जा रही है जो बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के ही लिए की जाती है। तो देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या इस मीटिंग में डिसाइड किया जाए, जो कि अब कुछ ही दिन बचे ये मीटिंग होने वाली है। जब ये मीटिंग होगी ना मैं इस पर हाईलाइट करके आपको चीज़ें बताऊंगा क्योंकि आपके इंडियन इकोनॉमी में भी ये चीज़ है और दूसरी बात ये हमारे न्यूज़पेपर में भी कवर होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो चलो पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा।
फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पर यूके आस्क इंडियन टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। आपने एक फिर ये चीज़ देखी कि क्लाइमेट गोल का फिर एक आर्टिकल आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जॉनसन है, इन्होंने मोदी के साथ मीटिंग की और इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि प्राइम मिनिस्टर जो यूके प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। देखो सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि अफगानिस्तान को लेकर आपने एक चीज़ नोटिस की, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें आंख बंद करके आप अफगानिस्तान का मुद्दा उठा सकते हो। यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया कि किस तरह से हम इनके अंदर जो वहाँ के अफगानी के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़के हैं, उनको किस तरह से हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके साथ पीस इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन उसे डेवलप कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये की गई, आप ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था COP26 के बारे में, तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी होने वाली है COP26, उसकी मीटिंग जो कि 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर 12 तक होने वाली है। तो उस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, किन किन चीज़ों पर बात की जाएगी, किस तरह से हम क्लाइमेट को लेकर यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, वो इन दोनों कंट्रियों ने आपस में बातचीत की कि कौन कौन से मुद्दे हैं वहाँ पर हमें उठाने चाहिए, हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर की गई वो थी टिट फॉर टैट की, कि जिस तरह से यूके ने क्या वो किया था कि इंडिया के लोगों के लिए वहाँ पर क्या था कि अगर इंडिया का पर्सन यूके में जाता है, भले ही उसने वैक्सीन लगा रखी है दोनों की दोनों, स्टिल उसे 10 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा। तो कुछ टाइम बाद भारत ने भी काउंटर करते हुए ये बोला कि यूके से अगर कोई बंदा आएगा तो उसको भी हम 10 दिन तक करके रखेंगे। 2 दिन नहीं हुए थे, यूके ने अपनी डिसीजन को विड्रॉ कर लिया और कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से टिट फॉर टैट हमने किया और किस तरह से उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज है उसमें चेंजेस किए। तो यूके के साथ हमारी खास बातचीत हुई है, उसमें 2-4 मुद्दे उठाए गए। सबसे पहला अफगानिस्तान का मुद्दा, क्लाइमेट का मुद्दा और कोविड का मुद्दा। और उसमें कहीं ना कहीं यूके ने हमारी तारीफ करते हुए बोला कि जिस तरह से इंडिया ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो वैक्सीन है उनको बना बना के एक्सपोर्ट करने का काम किया, जो वर्ल्ड में किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया। हर कंट्री सिर्फ अपनी कंट्री का सोचती है, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री निकली जिसने एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत ने तब एक्सपोर्ट बंद किया जब उसको लगने लगा कि उसके भारतवासियों के पास वैक्सीन नहीं मिले, इस वजह से रुकना पड़ा, वरना उनको भी पता था कि भारत वाले कभी भी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को रोकते नहीं। तो यहाँ पर हमारी तारीफ भी यहाँ पर की गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑफ ऑन अफगानिस्तान। अब ये G20 की ना एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। अब G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। चलो पहले तो आप ये जानो ग्रुप ऑफ 20 नेशन में कौन कौन सी नेशंस आती हैं। ये जितने भी फोटोज़ हैं ये सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना। देखो G7 और G8 और G20 ये 3 हमारे पास नेशंस पाई जाती हैं। G7 के अंदर हमारी जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान मिलती है। और जो G8 है उसके अंदर ये 7 कंट्री तो हैं और 8वीं रशिया भी है। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बताओ कि अभी एग्जिस्टेंस के अंदर क्या G7, G8, G20 है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। आज की डेट में सिर्फ G7 और G20 है, G8 नहीं पाई जाती है। G8 को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि रशिया ने क्या किया था ना, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। जब क्रीमिया जैसे देश पर उसने कब्जा कर लिया तो दूसरे नेशंस को लगा कि यार ये तो बहुत अनएथिकल काम किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर G8 के अंदर से रशिया को निकाल दिया। लेकिन रशिया G20 का पार्ट है, रशिया जो है वो G20 का पार्ट है। तो देखो G7 में मैंने आपको क्या बताया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, और G8 के अंदर रशिया और आगे इसके बाद तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये और नेशंस यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जिससे कितनी नेशन बनाते हैं G20। आप देख सकते हैं G20 में भारत भी शामिल है। इसका मतलब है कि इसकी जब भी मीटिंग होगी तो भारत भी उसमें इन्वाइट किया जाएगा। तो अब ये जो मीटिंग है ये होने वाली है, जिसमें वर्चुअल मीटिंग होगी। तो कहा ये जा रहा है ये मीटिंग जो है आपकी जब चलेगी तो पूरी वर्चुअली तरीके से। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठेगा वो होगा अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। तो किस तरह से हमें अफगानिस्तान के साथ काउंटर ट्रेड करना है, किस तरह से क्या पॉलिसीज बनानी है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। अब कोई भी मीटिंग होना उसमें अफगानिस्तान को लेकर हमेशा कंसर्न जताया ही जाता है, आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बात चली है, अदानी ग्रुप टाइटनेस कार्गो मूवमेंट। आपको पता है कि अभी जो हमारे गुजरात है, गुजरात में भी 3000 किलो हीरोइन पाई गई थी। मैंने आपको ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था। अफगानिस्तान से एक शिप आ रही थी और उस शिप के टैंक के अंदर लगभग 3000 किलो, बड़े बड़े टैंक्स के अंदर 3000 किलो हीरोइन पाएगी, जिसकी जो इंटरनेशनल कीमत है वो 21,000 करोड़ है। तो लोगों ने ये बोला कि जो ये शिप आई थी ये अदानी का जो पोर्ट है ना गुजरात में, उस पोर्ट पर आई थी। तो ये कहा गया भाई साहब ये जो अदानी है ना ये क्या करता है, ये स्मगलिंग करने का काम करता है। लोगों ने ऐसे अदानी के ऊपर आरोप लगाए। तो अदानी का साफ साफ ये कहना था कि हमने वहाँ पर पोर्ट बनवाया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि जितने भी कार्गो या शिप्स आएंगे उनको हम चेक करेंगे। इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो इस चीज़ को चेक करे और इंश्योर करे इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। हमने पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया है, ना कि हम एक एक शिप को चेक करेंगे। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और
लेकिन जब ये मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने अब जाके बोला है कि नवंबर 15 के बाद से ये जितने भी शिप्स हैं जब ये पोर्ट पर आएंगे तो हम उनकी बाकायदा प्रॉपर चेकिंग करेंगे। अभी तक तो नहीं करते, लेकिन अब हम चेकिंग करेंगे, क्योंकि जब से तालिबानी लोगों का जो कैप्चर हुआ है तब से कुछ ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटी देखने मिली है। और ये चेक 3 कार्गो को किए जाएंगे, जो कार्गो ईरान से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आएंगे। और जितनी भी जगहों से कार्गो आएंगे उनको हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन इन 3 कंट्री से जब आएंगे कार्गो पोर्ट्स के ऊपर तो हम इनको ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है यहाँ पर बात चल रही है आरटीआई को लेकर के। आरटीआई के अंदर लगभग 2 लाख आरटीआई अभी भी पेंडिंग चल रही है। दोस्तों आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर? अब जो हमारा भारत का संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ये जान सके उसके देश में क्या चल रहा है। जैसे मान के चलो अभी नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की, मुझे पता करना है उस स्कीम में कितना खर्चा किस कंपनी ने किया है। अगर ये पता करना तो मैं आरटीआई डालूंगा और आरटीआई वाले मुझे लगभग 48 घंटे के अंदर, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो, नहीं तो 10 या 30 दिन के अंदर वो मुझे क्या देंगे, रिप्लाई देंगे कि हाँ भाई इस जगहों पर इन जगहों पर इतना इतना खर्चा यहाँ पर किया गया है। तो हर एक भारतवासी को अधिकार है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सके गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। तो अभी क्या बात चली कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में अभी कई सारी जो दलीलें हैं वो पेंडिंग चली। दलीलें मतलब जैसे मान लो मैंने आरटीआई डाली और मुझे उसका आंसर ही ना मिल रहा है, तो लगभग 2 लाख आरटीआई डाली हुई जिनका अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई आंसर यहाँ पर नहीं दिया। चलो मैं आपको पहले आरटीआई के बारे में बताता हूँ। अगर हम आरटीआई की बात करें तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर हम आर्टिकल 19(1) को देखें तो हमारे भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का अधिकार है कि वो ये कोई भी चीज़ें भारत के रिलेटेड क्या कर सके, जान सके। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक केस हुआ था। सबसे पहले ये जो केस था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। तो इसमें उत्तर प्रदेश का वो इंसान जीत गया था जिसने कहा था कि मुझे अधिकार है कि मैं ये जान सकूं कि मेरे देश में जितने भी खर्चे पानी किए जा रहे हैं उसमें क्या किन किन खर्चों को कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मानते हुए कहा कि हाँ ठीक है, तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। और वहीं से हमने आरटीआई डालना शुरू कर दिया। आरटीआई का एक्ट 2005 में बना था। इससे पहले अगर आप कोई आरटीआई की बात करना चाहो तो वो नहीं हो सकती। 2005 के बाद से आरटीआई को यहाँ पर लागू किया गया और ये बोला गया कि हाँ ये एक फंडामेंटल राइट है हमारे भारत के देशवासियों के लिए कि वो ये बात जान सके। इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक ऑर्डिनरी सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर ये जान सकती है कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर रही है और करप्शन को लेकर जो चीज़ें उठाई जा सकती है उनको यहाँ पर रोका जा सकता है। तो यानी एक तरह से आरटीआई ने क्या किया है, हमें एक अधिकार दिया है कि हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि वो काम किस तरीके से कर रही हैं, किन किन के साथ मिलकर कर रही हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आरटीआई का, कि वो हर एक सिटीजन को ये अधिकार दे कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सके, ये प्रमोट कर सके कि ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंट है या बस अंदर ही अंदर वो काम की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी, ये उनके ऊपर हम जवाबदेही ले सके कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये सारे। और इससे जो करप्शन लेवल है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बनाया था। दोस्तों आप ये सारी चीज़ अपना देख लेना, ये आपको समझ आ जाएंगे। एक एक चीज़ आप पढ़ ले रहे हैं इसके अंदर। तो अभी ये जो आर्टिकल है वो चल क्या रहा है कि अभी आरटीआई एक्ट के अंदर लगभग 2 लाख आरटीआईज डाली गई हैं जिनका कोई अभी तक आंसर नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ पर सबसे मुद्दा जो उठता है वो होता है इसका जो मेन हेड पर्सन होता है जिसको सीआईसी बोलते हैं। सीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये वो व्यक्ति होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं इसके अंदर। मतलब अगर कोई मतलब आरटीआई डाल रहा है और आरटीआई का कोई आंसर नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले उंगली पता है किस पे उठाएंगे, सीआईसी के ऊपर उठाएंगे। चलो मैं आपको सीआईसी का नाम बताता हूँ सीआईसी है क्या आखिर, क्योंकि मैंने इसके लिए बाकायदा नोट्स वगैरह भी बनाए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। अगर हम सीआईसी की बात करें तो जब हमने आरटीआई एक्ट बनाया था उसी टाइम पर सीआईसी को भी यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। तो सीआईसी का जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है, ये भारत के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। और इस कमेटी में रिकमेंडेशन कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ के चेयरपर्सन होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कुछ लीडर होते हैं जो कि लोकसभा और यूनियन कैबिनेट से लिए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि वो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को टैकल करें कि क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्या नहीं जा रही, क्या हमें देनी है और क्या नहीं देनी है। तो ये जो बंदा होता है इसको हम बोलते हैं सीआईसी। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 65 साल तक इसको रिटायर कर दिया जाएगा, या उससे पहले अगर इसको लगता है खुद रिटायर होना है तो जो भी पहले हो जाएगा उससे इसकी रिटायरमेंट यहाँ पर कर दी जाएगी। अगर हम सीआईसी की पावर की बात करें तो ये क्या कर सकता है, कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर भी सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का यहाँ पर काम करेगा। अरे जैसे भारत के देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, वैसे आरटीआई को चलाने के लिए सीआईसी
एनजीटी की ज़रूरत होती है। तो ये बात मैंने आपको बताई है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में अगर हम 2021 की बात करें तो 74,240 केसेस पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश में 48,514 आरटीआई पेंडिंग चल रही है। राजस्थान में 17,922 पेंडिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 लाख आरटीआई अभी भी पेंडिंग है जिनकी गवर्नमेंट ने आंसर नहीं दिए। गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए बल्कि आरटीआई बोलना चाहिए। आरटीआई को ये आंसर देने चाहिए जो अभी तक उन्होंने नहीं दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बात चली है, एनजीटी नीड नॉट वेट फॉर गॉड्स और टू सेव एनवायरमेंट। अब देखो फिर से एक बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला एनजीटी को कि भाई एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी एनजीटी का कहना यह है कि जैसे भारत जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, एनजीटी को दी है। एनजीटी का काम क्या है कि जैसे मान लो अगर कहीं पर आप फॉरेस्ट को काट के वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हो तो इस बात को लेकर केस कौन फाइल करेगा, एनजीटी फाइल करेगी। वो कहेगी कि भाई साहब हमारे पास जो कहते हैं ना पेड़ पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेड़ों की कटिंग पर रोक लगाई, यानी हर उस चीज़ पर रोक लगाई जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर क्या डाल सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। चलो पहले मैं आपको एनजीटी के बारे में बताता हूँ एनजीटी आखिर बेसिकली है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो 2010 के अंदर सेटअप की गई थी जिसका मेन काम क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना और अपने फॉरेस्ट को क्या करना, कन्वर्जन कंजर्वेट करना, मतलब उसको बचा के रखना। तो एनजीटी जो है अगर हम बात करें, एनजीटी का जो कॉन्सेप्ट है ना ये वर्ल्ड में हर कंट्री नहीं लेकर आई है क्योंकि हर कंट्री बड़ा डरती है कहीं एनजीटी को ले आया और इसने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया तो इसलिए मैं आपको बता दूं वर्ल्ड में हम थर्ड कंट्री है जिन्होंने एनजीटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद हम वो तीसरी कंट्री है जिसने एनजीटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हुए बात की है कि किस तरह से हमें अपनी ग्रीनरी को बढ़ाना है और इसका मेन जिम्मा किसको दिया गया, एनजीटी को दिया गया है। अगर हम बात करें इसके मेन ऑफिस की तो वो दिल्ली के अंदर है और बाकी इसके कई सारे ब्रांच ऑफिस है, जैसे भोपाल में, पुणे में, कलकत्ता में, चेन्नई में, ये सारे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि जुडिशियल मेंबर होता है और एक्सपर्ट होता है अपनी अपनी फील्ड के अंदर, और इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेंट के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें खैर इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि एनजीटी जो है ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना एनवायरनमेंट वाला उसके अंदर ये सारे पॉइंट बिल्कुल डिस्कस होंगे। तो अगर आप अभी से इन चीज़ों के बारे में जान लोगे तो आपको चैप्टर पढ़ते टाइम वो चीज़ें ईजी लगेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर किलिंग, चलो ये मैं अभी इस पर बात नहीं कर रही है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल पर क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार इस पर बात कर चुका हूँ। इसका यहाँ पर बात चली है कि रेडी फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद रशिया से ईरान। अभी रशिया और ईरान क्या करने वाले हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने आपस में मिलकर जानबूझ के एग्रीमेंट करती हैं जिससे उनके यहाँ के व्यापार को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ना कि किसी के दबाव में आके वो एग्रीमेंट करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर बात चली कि रशिया जो है और जो ईरान है ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे चलें तो फिलहाल कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्शन की। बिजनेस सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि जो 2021 में जो इस टाइम जो ये चीज़ें चल रही है ना, इस टाइम पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कहा ये जा रहा है कि जिस तरह से हमारे कोविड-19 से पहले जो सिचुएशन थी सेम वही सिचुएशन अब हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर देखी जा सकती हो। मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद हम अपनी इकॉनमी को उसी दिशा में और उसी दशा में देख पा रहे हैं जैसे आज से हमने 2 साल पहले कोविड से पहले अपनी इकॉनमी को देखा था। कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है ये बताने के लिए कि हमारी इकॉनमी जो है वो रिकवरी मोड पर अभी चल रही है और आने वाले समय के अंदर हम दोबारा से उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह पर आज से हम 2 साल पहले खड़े हुआ करते थे पेंडेमिक से पहले। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर बात चली, ये तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि इसरो जो है वो वन वेब लाइकली। अच्छा ये वन वेब क्या है, ये जो हमारे भारतीय एयरटेल है ना इनका जो नेटवर्क है पूरा, अभी ये इस नेटवर्क का यूज़ किस लिए करेंगे, इसरो के साथ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर करेंगे। तो 2022 के अंदर ये अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेंगे और मैंने भी आपको बताया था मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो है हमारे यहाँ पर एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया। ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड जो मैं ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर चुका था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो वही चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास वो टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी है जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। तो वो है हमारे पास अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यूएस डॉलर 75 रुपये का है, यूरो 86 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड 102 रुपीज़ का है, जापानीज एन 66 रुपीज़ का है और चाइनीज वन 11 रुपीज़ का है। और यही 5 करेंसी को अगर हम जोड़ दे तो ये हमारी क्या बन जाती है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट बन जाती है, जो कि आईएमएफ की क्या है, मॉनेटरी। जिसको बताओ किस साल लॉन्च किया गया, तो मैं देखना चाहता हूँ आप में से किस किस को पता है एसडीआर आईएमएफ के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।